355 पेजेस का फाइनेंस बिल है सर, उसको आप ये टोको रखते हैं कि हम 4 घंटे में पूरी तरह से कंप्रीहेंड करके छापेंगे। चलो जी बिस्मिल्लाह करो। ओवरऑल वर्कआउट कर रहे हैं अभी। टेक्निकल ब्रीफिंग आपका राइट है, वो होनी है। मेरी रिक्वेस्ट है आज हो जाएगी, आप अंदर आ जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़राअत हमारी हुकूमती किसी भी हुकूमत की तरजीहात पे नहीं रही। एग्रीकल्चर हैज बीन एंड इंशाल्लाह विल रिमेन इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर द इकोनॉमी। इस दफा हम हथियार लेके आएंगे, मेरे मजहब ने मुझे कहा है। सूबों के साथ मिलकर काम करेंगे। इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। रेड लाइन आप इस्लामाबाद स्टूडियो से देख रहे हैं। माहौल आपने जांच लिया, ये सब कुछ इस्लामाबाद और गिरदो नवा के अंदर हो रहा है। बजट क्या आया, तूफान आ गया। साफ़ी जो इसके ज़रिए ख़बरें बनाते हैं और जो बीट रिपोर्टर्स होते हैं वो बजट का इंतज़ार करते हैं, लेकिन आज बजट के बाद वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने हंगामा देखा। सूबे इंतज़ार करते हैं कि मरकज़ से इनको क्या सपोर्ट मिलेगी। सूबे के चीफ मिनिस्टर का बयान आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि अब हम हथियार लेकर आएंगे। बजट में कुछ रिलीफ होती है, कुछ सेक्शंस के अपने ग्रीवेंसेस होते हैं, लेकिन जब किसान और सनतकार सब चीखें मार रहे हों तो फिर ये सवाल बनता है कि ये बजट आया है या तूफ़ान आया है। हुकूमत बार बहुत कॉन्फिडेंट है, उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी मुस्तहकम हो रही है, अगले 2 सालों के अंदर हम टेक ऑफ पॉइंट पे होंगे। तो हमने आज का प्रोग्राम इन्हीं मामलात के गिर्द घुमाना है। हमारे पास शहबाज राना साहब मौजूद हैं, अच्छी तज्ज़ियाकार एक्सप्रेस ट्रिब्यून को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। महताब हैदर साहब मौशी तज्ज़ियाकार रिपोर्टर द न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं। सनाउल्लाह खान साहब मौशी रिपोर्टर डॉन टीवी के साथ, और शकील अहमद हमारे साथ समा टीवी, और इनकी बीट भी यही है। तो इनसे भी मैं प्रोग्राम से पहले बात कर रहा था कि एक आध दोस्त जो है वो देर से आए, तो मैंने कहा ये ना हो कि ये भी वॉकआउट कर जाएं बाकी जो है। तो आज ज़रा आपकी आदत बनी, तो क्यों आपने वॉकआउट किया, क्या वजह क्या बनी? वैसे एक चीज़ है तलब साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, मज़ा आता है वैसे थोड़ी सी सियासत करके ना। आज हमने सियासत की है, आपने सियासत करने के लिए गए हुए थे। हमने सोचा कि चले कभी खुद भी खबर बन जाए, जो कि हमारी कोशिश है, हमारी ट्रेनिंग तो ये थी कि आपने खुद खबर नहीं बनना। हाँ बिल्कुल, हमने रिपोर्ट करना होता है। बड़ी बदकिस्मती थी और एक ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर के दौर में ये बात हुई, ये वाक़या हुआ जो प्राइवेट सेक्टर से है, जिनसे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो ट्रांसपेरेंसी के जो प्रिंसिपल्स है उसको ज़्यादा एडहेयर करें कंपेयर टू दी जो ट्रेडिशनल आपके कौन सा सियासतदान फाइनेंस मिनिस्टर, बट स्टिल एक प्राइवेट सेक्टर से आए, उनका एक अपना उनका था। इसका तलब साहब वाक़या बड़ा सिंपल है। अमूमी तौर पर यह होता है, ये एक रवायत रही है और उसका फ़ायदा दोनों हुकूमत को भी होता है और सहाफ़ियों को भी होता है। जब फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच ख़त्म होती है हर साल, तो उसके फौरी बाद एक टेक्निकल ब्रीफिंग होती है इन कैमरा FBR के अंदर, जहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं होते, सिर्फ जर्नलिस्ट वहाँ पे जाते हैं, प्रिंट के और इलेक्ट्रॉनिक के। और जो टैक्स कवानीन में जो तब्दीलियाँ आती हैं उसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग दी जाती है कि कौन सी चेंजेस आई हैं, ताकि टैक्स लॉज इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, सहाफ़ी के पास वक्त नहीं होता, इन्होंने 6 बजे बजट देना होता है, 7 बजे स्पीच खत्म होती है कि वो उसको डिटेल में जाके पढ़ें और फिर जाके उसको सही तरीके से रिपोर्ट कर सकें। तो गलतियों से बचने के लिए और बेहतर पैगाम देने के लिए ये एक रवायत थी जिसको कल तोड़ा गया। और कल इन्होंने फैसला किया हुकूमत ने, FBR ने, कि ये टेक्निकल ब्रीफिंग जो है वो नहीं होगी। हालांकि हमने कल उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ये ना करें, आप ब्रीफिंग हमने कल को बकायदा बताया कि आपको करनी चाहिए। एग्जैक्टली, हम उनके वहां पे गए, मैंने चेयरमैन FBR से पर्सनली रिक्वेस्ट की, मैंने कहा चेयरमैन साहब ये रिलेशंस की बात नहीं है, यहाँ पे ये हमारा राइट है, अगर आप ये हमें राइट हमें नहीं देंगे तो कल फिर इसमें प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे जरा डेविल्स एडवोकेट करने दे जरा इसके ऊपर। तो महताब साहब आपसे पूछ लेता हूँ, ये रिवायत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये अब उनका राइट है कि उस रिवायत के मुताबिक करें या ना करें। हमारा तो काम है कि हम वहाँ पे जाएं, जो हमारे पास मवाद मौजूद है हम उसके ऊपर रिपोर्ट करें। तो ये कहीं पे लिखा हुआ है कि ब्रीफिंग बड़ी लाजमी है या हमने अपनी सहूलत के लिए बनाई? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ सर, अगर आप फाइनेंस बिल जो 355 पेजेस का है उसको देखें तो मैं आपको बताऊं कि 4 से 5 महीने लगाते हैं उसको बनाने में। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये फरवरी मार्च से उस पर काम शुरू हो जाते हैं। और इस दफ़ा का जो फाइनेंस बिल है उसमें FBR तो ये कह रहा है कि 10 लॉज के अंदर उन्होंने चेंजेस किए हैं, ये 17 लॉज के अंदर चेंजेस हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम जर्नलिस्ट हैं, हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं, और बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि आपने इसका आगाज़ कहाँ से हुआ था। मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। इसका आगाज़ 2004-05 में जब फाइनेंस मिनिस्टर थे शौकत अजीज़, तो उन्होंने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अखबारात लहराने शुरू कर दिए कि ये स्टोरी भी ठीक नहीं है, फलां स्टोरी भी ठीक नहीं है। तो उसके बाद ये रवायत शुरू हुई। और ये मुझे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर के फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये अपने आप को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कहते हैं, इनका क्लेम है कि मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट हूँ।
तो आपको क्या खतरा है? क्यों आप चीज़ों को छुपाना चाहते हैं? अच्छा, हमने क्या किया? हमने उनके मोहताज नहीं है। हम रात को 2 बजे तक दफ्तर बैठे रहे और 2 बजे तक बैठ के आप अगर कंप्रिहेंसिवली बजट की कवरेज देखें तमाम अखबारात के अंदर, कम से कम टीवी चैनल्स, चूंकि मुझे नहीं पता उस टाइम क्या कर रहे थे, हम तो अपनी खबरें बनाने में लगे हुए थे। आपको मैं बताऊं कि मुझे पिछले सालों के मुकाबले में इस दफ़ा ज़्यादा कंप्रिहेंसिव कवरेज नजर आई। लेकिन आप इसका मतलब आप पैगाम क्या देना चाहते हैं? आप पैगाम ये देना चाहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी पे इतना यकीन नहीं रखते जितने दावे करते हैं। अच्छा, मैं साहब सिर्फ एक बात ऐड करूंगा, माजरत के साथ कतकलामी हो रही है। आपने रवायत की बात की कि रवायत है, कोई हमारा राइट तो नहीं है। ये आपको पता है आईनी तौर पर जो एक डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट में पेश होना चाहिए नेशनल असेंबली में, वो एनुअल बजट स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन उसके साथ बजट एंड ब्रीफ का डॉक्यूमेंट आता है। आइन में उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो क्यों आता है? और बहुत सहूलत के लिए आता है ताकि लोगों को आसानी हो। लेकिन सर से बाइंडिंग तो नहीं है। मेरा मतलब है कि आपको हम सबको बजट की समझ आ गई ना, क्योंकि हमने जो प्रोग्राम्स करने वो हम आपसे लोगों से बात करके करते हैं, और मुझे तो उसमें कोई सुकम नजर नहीं आया। आपको मुकम्मल तौर पर पता है, नई ब्रीफिंग दे तो ना दें। ये मैं आपको एक फीडबैक दे रहा हूँ जी। सहाफियों से हम तवक्को करते हैं कि वो खुद हमें बताएं। उन सहाफी कह रहे हैं जी कि है तो तुम ब्रीफिंग जो नहीं की थी तो फिर असली रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। ये इंप्रेशन जा रहा है। योर टेक सर? बिल्कुल, ये शहबाज की बात को मैं तो एग्री करता हूँ। मैं तो कम से कम ये 2004 का बता रहे हैं, मैं 25 साल से देख रहा हूँ ये ब्रीफिंग होती है और रिवायत की अहमियत होती है। ये नहीं होता कि अहमियत नहीं होती। इंटेंशन क्या है इनकी? इंटेंशन ये है कि चीज़ों को छुपाना है। अभी भी कई चीज़ें, जिस तरह आज हमने एक सवाल किया कि भाई आपने एक अलाउंस जो है अनाउंस किया है फ़ौज के लिए, आप बता दें कि वो कितना अलाउंस है और उसका इम्पैक्ट क्या है। नहीं बताया उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताया, बार बार पूछा, नहीं बताया उन्होंने, और इस तरह इशारा करते रहे हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन, इसका क्या मतलब होता है? खामोशी। अच्छा, दूसरी सब चीजें पूछ लेना सर, बड़ी ये तलत साहब, आप अगर एक देखें ना, पाकिस्तान में जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में कभी मोइन कुरैशी को ले आते हैं, कभी हफीज शेख को ले आते हैं, कभी शौकत अजीज़ को ले आते हैं, कभी शौकत तरीन आ जाता है। औरंगजेब साहब बहुत अच्छे बैंकर होंगे, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 2 चीज़ों को, मैं 2 सवालों का जो उन्होंने जवाब दिया, उससे नज़र आता है कि पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर पॉलिटिशियन होना कितना ज़रूरी है। उनसे पूछा गया कि भाई आपने कम से कम जो उजरत है वो क्यों नहीं बढ़ाई? आप जवाब सुने, आप हैरान हो जाएंगे। मैं तो अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि यार ये फाइनेंस मिनिस्टर है। नहीं, क्या उन्होंने बताया? सर, उन्होंने कहा कि जी इंडस्ट्रियलिस्ट और सरमायादार नहीं माने। यू बिलीव इट कि वो कह रहा है कि हम उनके कहने पे चल रहे हैं। आपको वो सच्चा जवाब देते हैं, आपको वो भी पसंद नहीं आता। वो इतनी आप मुझे नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, उन्होंने शफाफियत की इंतहा कर दी। दूसरा, उन्होंने असल बात बता दी आपको। दूसरा जो था, आप अंदाजा करें, थ्रेट किया उन्होंने पार्लियामेंट को। आज उन्होंने कहा अगर ये फाइनेंस एक्ट नहीं पास करते तो हम फिर 400 अरब का एक और टैक्स बजट ले आएंगे। 500 अरब रुपए तक। 400। सर, ये 24 घंटे नहीं गुजरे बजट को पेश हुए, उन्होंने कहा एक और बजट ले आएंगे। मैं इसे थ्रेट पे आता हूं जरा। वो पार्लियामेंट से लहरा तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक समझ नहीं आ रहा, से लहरा तो बिल्कुल ही नहीं है। यार ये कौन लेके आए शख्स को फाइनेंस मिनिस्टर बना के? बैंकर बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वो उनको नहीं पता कि पाकिस्तान की जो 80% आबादी है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। या मुल्क को आपने ग्रोथ पे ले जाने के लिए, आप ये पहला बजट है, मैं सॉरी थोड़ी सी बात कर लूँ, कि जिसमें 60% जो आबादी यंग है, जिन्होंने आगे ग्रोथ में अहम किरदार अदा, एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है उनके लिए। तो आपको उड़ान पाकिस्तान पसंद नहीं आया? सो उड़ान पाकिस्तान तो उड़ गया है। आपने वो बात नहीं सुनी जिस दिन NEC हुई थी, मिनिस्टर ने, प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर ने NEC के इजलास में कहा उड़ान पाकिस्तान खत्म हो गया, उड़ गया है। उसका मतलब है कि ऊपर चला गया, ये थोड़ी है कि उनको फारिग जी। तो सब इशू जो है ना, ये नहीं है कि हम डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर, हम स्टोरीज नहीं करेंगे, हम अपना काम रोक देंगे। इशू ये है कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हमारा राइट है, और एक्यूरेसी का इशू है कि हम चाहते हैं कि जो स्टोरी जाए वो एक्यूरेट हो, उसके अंदर कोई झोल ना हो। तो मकसद तो यही है टेक्निकल ब्रीफिंग का, कि अगर कहीं पे कोई टेक्निकल चीज़ है तो वो उसको ब्रीफ करें, एलेबोरेट करें, ताकि अगले दिन अखबार में छपे या उसी दिन चैनल्स के ऊपर खबरें चल रही हैं तो वो एक्यूरेट हों। तो हमने तो अपना काम किया, चैनल्स के ऊपर हेडलाइंस चल रही है, अखबारात में भरे हुए हैं आज पेजेस, कोई तरदीद नहीं आई, बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन इंफॉर्मेशन तक रसाई हमारा राइट था। और दूसरा जो इवेंट हुआ वहाँ पे, वो
प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले शहबाज साहब से मेरी बात हो रही थी, हमने कहा कि हम टोकन वॉकआउट करेंगे, एहतजाज करेंगे और उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, हम अपना काम करेंगे। को हम यहाँ पे बीच में दोस्त ये भी कहता पूरा ही कर दो जी, बीच में एक दोस्त ये भी बोल रहा है पूरा ही कर दो। हम वहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं गए थे, अपना काम करने गए थे, लेकिन हुआ आप वापस आ गए, ये भी लोगों को बताना जरूरी है। आप वापस आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग है। टोकन वॉकआउट किया, लेकिन हम बाहर निकले तो उन्होंने सरकारी मुलाजमीन के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी और अंदर जो हमें बाद में बताया गया, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा जरूरत नहीं है इनको मनाने की, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने शुरू कर दी। सरकारी मुलाजिमीन थे, कुछ एक आध जर्नलिस्ट भी थे, लेकिन ये है कि जाफर साहब फ्रंट सीट पे बैठे जी उनको क्वेश्चन का मौका मिला, बड़ा भरपूर मौका मिला। ठीक है, अच्छा जरा वापस ये जो नीयत के बारे में है, अभी ये बड़ी डिबेट हुई है इसमें, हमने पहले से में जो किया कि जी चीज़ों को छुपाना चाहते हैं इस दौर में। नंबर वन, हमारे पास क्या शवाहिद मौजूद है कि वाक़तन छुपाना चाहते हैं? क्या हमारी अपनी तशरीह है ये? नंबर दो, क्या ये मुमकिन भी है कि आप छुपा पाएं? जी बिल्कुल है मुमकिन, बिल्कुल मुमकिन। बताइए। देखिए, जो फाइनेंस बिल होता है ये 4 टैक्स कानून में बुनियादी तौर पर तब्दीली है, तो उसके अलावा और जो इसमें चीज़ें डाल देते हैं जो आईनी तौर पर डाल नहीं सकते, वो भी इसमें डाली हुई होती है। अब उसमें अमेंडमेंट कैसे आती है? उसमें एक अमेंडमेंट आती है कि जी क्लॉज 5 ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ टेबल 4 सब टेबल 7 एंट्री नंबर दिस हैज बीन अमेंडेड, डिलीटेड और सब्स्टिट्यूटेड, जो भी क्लब्स। अब मुझे बताइए, ये 4 हम जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हैं, हम सब में से किसी का भी तजर्बा 20 साल से कम नहीं है। मैं भी जाके कानून खोलूंगा, उसको सामने रखूंगा और फिर बताऊंगा आप लोगों को कि इसका मतलब क्या है, जो कि कल रात हमने किया। हमें कोई तकलीफ नहीं। आईनी अमेंडमेंट में भी ये होता है कि फलां क्लॉज को इस तरीके से पढ़ा जाए और उसमें ये अच्छा, अब मसला क्या होता है, जानबूझ के तलत साहब ये लेट बजट देते हैं। ये जो 6 बजे बजट स्पीच है, ये मुझे 12 बजे बजट स्पीच कर दें, ये अपनी ब्रीफिंग खत्म कर दें। मेरे पास सफिशिएंट टाइम होगा, मैं रात भी बैठ के पढ़ लिया। मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब लोगों के लिए कोई मसला नहीं था, लेकिन मेरे बहुत सारे बहन भाई मीडिया में, इकोनॉमिक रिपोर्टिंग में ऐसे हैं जो नहीं पढ़ सकते, यंग हैं। तो आप इसरार ये कर रहे हैं कि ये जानबूझ के मालूमात को मख्फी रखने के लिए, मामलात को उलझाने के लिए और डंग टपाने के लिए कि अगले दिन कॉन्फ्रेंस, एक दिन इकोनॉमिक सर्वे है, अगले दिन बजट है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो हर रोज की नई हेडलाइन है। हेडलाइन निकल आई ना, एंटी डिजिटल प्रो रियल एस्टेट सेक्टर बजट, तो उनकी प्रेस ब्रीफिंग ना करने से हमें क्या फर्क पड़ा? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं सर, देखें जिस जहां से ये आए हैं वहां पे ये रवायत है कि बजट पे लोगों को उनके मोबाइल्स लेकर, सारी हर तरह की एक्सेस लेकर एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी जाती है। ठीक। और ये मौका दिया जाता है कि वहाँ पे एक्सपर्ट्स भी उनके साथ बैठे होते हैं, ताकि मैं यूके की मिसाल दे रहा हूँ कि ताकि एक ट्रांसपेरेंट अंदाज में बजट की कवरेज हो सके। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग, मैं समझता हूँ कि इनका हक है, ये इनका हक है कि ये इंफॉर्मेशन को छुपाएं, तो फिर ओपनली कह दें कि हम इस अपने प्रेरोगेटिव को यूज कर रहे हैं, आपने जो करना है कर लें। फिर हम जो अपनी जो हमारी ट्रेनिंग है, हम उसको इस्तेमाल करते हुए जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होगी वो निकाल के उसको ले आएंगे, लेकिन फिर गिला भी ना करें। क्योंकि देखें, प्रॉब्लम ये है कि हम उनका जो क्लेम है ट्रांसपेरेंसी का, उसके तहत, और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की बात की शकील ने, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके तहत पाकिस्तान के लोगों का ये हक है कि उन तक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पहुंचे। और बीइंग ए जर्नलिस्ट, हमारी क्रेडिबिलिटी भी, उसका तकाजा ये है कि हम पूरी कोशिश करें। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सना साहब फिर जो मामलात को ज़्यादा खुले, फिर उसके बाद तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सवाल जवाब भी हुए, लंबी नशिस्त हुई, तो अब का आपको थोड़े से मुतमईन है कि कुछ मालूमात का खजाना आपका बढ़ गया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। अब देखें, एक इन्होंने पढ़ा है फाइनेंस बिल, शकील ने भी पढ़ा है, 10% उन्होंने वो जो कहा है सरचार्ज लगेगा, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, हालांकि वो फाइनेंस एक्ट में मौजूद है। स्पीच में उन्होंने कहा, और वो उन्होंने जो पावर डिवीजन है उन्हें एक इख्तियार दिया है कि आपके पास ये इख्तियार है कि आप जब चाहें इस टूल को यूज कर सकते हैं। एनेबलिंग प्रोविजन, हाँ जी, प्रोविजन दी है, और उन्होंने इसको रिफ्यूज किया है, डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, डेविल्स एडवोकेट सना भाई, डेविल्स एडवोकेट बेसिकली वो सवाल इस तरीके से फ्रेम होता है कि नया 10% सरचार्ज लग गया। वो सवाल थोड़ा सा ठीक फ्रेम नहीं लग गया है। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा लगा नहीं है, लेकिन ताकत दी। असल में वो है क्या चीज? वो चीज ये है कि जो बिजली की असली कीमत है, उसकी असल कीमत बगैर टैक्सेस के उसके 10% के बराबर डेट सर्विसिंग सरचार्ज आप लगा सकते हैं, जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है। अब इन्होंने बैंक को, उसमें यह है कि अभी जैसे ये सर्कुलर डेट को क्लियर करने के लिए ये 1300 अरब रुपया का कोई बैंकों से ले रहे हैं लोन,
तो वो लोन इन्होंने पे नहीं करना, कंज्यूमर ने पे करना, वो 10% से बढ़ जाएगा करना है। वो सरचार्ज की सूरत में होगा, जब उनका दिल करेगा उसको बढ़ा दें, जब दिल करेगा कम कर ये चीजें वाजे क्यों नहीं, आप तो इतने वाजे अंदाज से बता रहे हैं, तो आपने सारी मालूमात कहीं से ली होगी ना? हमने तो बुक पढ़ी, पेपर्स के ऊपर लिखी हुई है फाइनेंस बिल, वो तो फाइनेंस बिल। सर इसके अंदर एक और स्पिन मैं आपको बताता हूँ, क्लियरली आपको मिसाल देती है। फाइनेंस बिल जो है वो ये बता रहा है कि आपका जो इनकम टैक्स के सैलरी स्लैब है, वो जो पहला स्लैब है 6 लाख से 12 लाख तक, उस पर 1% कर दिया है। अच्छा, आप ये कैबिनेट के पास लेकर गए, कैबिनेट ने जो 5% था पिछले साल, उसको तजवीज़ ये थी कि उसको 1% कर दिया जाए, लेकिन कैबिनेट में ये डिसीजन हुआ कि चूंकि IMF के साथ नंबर्स लॉक हैं, तो हमने जो सैलरी बढ़ानी है 6 से 10%, उसके लिए एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए, वो 2.5%, तो उन्होंने 2.5% कर दिया। अब वहां पे कुछ और लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली कुछ और हो रहा था। इसका एक एक और भी एग्जांपल है। आप जो कैश विड्रॉल के ऊपर 0.6% है, जो फाइनेंस बिल है उसमें 0.8% लिखा हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में 1% है, 1% है, ठीक है। अब ये चेंज कहां से आया, क्यों आया? अगर ये ब्रीफिंग हो जाती, एक्यूरेट क्या है वैसे, कितना एक्यूरेट 0.8 है जो अभी तक लॉ के अंदर दिया हुआ है। सर इशू ये है कि IMF की डिक्टेशन के ऊपर छतरी के नीचे बजट बनाया, उनको सेटिस्फाई कर दिया, नंबर सारे लॉक हो गए, और उसके बाद सहाफ़ियों को, आवाम को बताना इतना ज़रूरी उन्होंने समझा नहीं है बेसिकली। बॉटम लाइन यही है कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन और एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक रिलीफ। लेकिन शकील बुरी बात तो नहीं है, देखें ना, हम इस मुल्क के अंदर इसी फोरम के ऊपर, सिर्फ मेरे फोरम पे नहीं, इस तरह के फोरम्स के ऊपर यही बात करते हैं कि खुदा का वास्ता है पाँव तो ज़मीन पर लगाएं, स्टेबलाइज तो हों, अभी डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं, अब श्रीलंका बनने वाले हैं, कितनी सुबकी हो गई, हम ये बहुत डिबेट करते रहे, और उस वक्त हम ये कहते रहे हैं कि जी आप IMF के प्रोग्राम में जाएंगे तो आप इंसानों की तरह IMF का प्रोग्राम जो है वो माने। अच्छा, जब उन्होंने मानना शुरू किया है तो उसके ऊपर भी मैं एतराज कर रहा एतराज कोई नहीं है सर, एतराज कोई नहीं है। पब्लिक को बताना तो राइट है ना कि आपने कौन कौन सी कंडीशनलिटीज मानी हैं, कितने टैक्सेस लगे हैं, ब्रेकअप क्या है, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस हैं, ये तो राइट है, जर्नलिस्ट का नहीं, आप पब्लिक का। IMF आपको ये नहीं कहता कि आप ये टैक्स लगा दें। IMF का तो इशू है कि आपने इतना बजट डेफिसिट होना है या इतना वो सरप्लस क्या होगा। लेकिन सर इसमें आर्गुमेंट ये है सर, IMF का जो ये प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम के ऊपर डिजाइन के ऊपर एतराजात हैं हमारे। डिजाइन के ऊपर क्या एतराजात है? आपने प्रोग्राम को फ्रंट लोडेड कर दिया है। आपने, मेरे पास एक रिपोर्ट है जो IMF की पिछले साल टेक्निकल असिस्टेंस रिपोर्ट थी, वो क्या थी, वो जो 3 साल में टैक्सेस प्रपोज किए थे उन्होंने, वो 1 साल में कर। तो ये जो फ्रंट लोडिंग है, हमें इसके ऊपर सीक्वेंसिंग और IMF से बाहर नहीं निकलना, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है, लेकिन उसकी सीक्वेंसिंग के ऊपर IMF ने थोड़ी कहा था 1 साल में लगा दे। IMF ने कहा था क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी का इशू है ना, आप पहले करते कुछ और है, कहते कुछ और है। 3 साल का एग्रीमेंट हुआ था IMF के, पे आपने 1 साल के अंदर लगा दिया, मेजर ले लिए, और वो भी रिवाइज किए, वो भी टारगेट अचीव नहीं हुआ। लेट मी टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कि बजट के अंदर जो हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि इसके बाद पाकिस्तान का जेन्युइन इकोनॉमिक रिवाइवल शुरू हो जाएगा, तो उसके ऊपर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं और जो तमाम लोग तवील अरसे से इन मामलात को देख रहे हैं, उतार चढ़ाव को, उनकी उम्मीदें क्या हैं? स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। बजट के साथ इतनी तवक्कुआत और इतने तनाज़े शायद ही पाकिस्तान की हालिया तारीख में मुंसलिक रहे हों जितने आजकल बन गए हैं। सियासत भी जुड़ी है उसके साथ, सहाफ़त भी जुड़ी है उसके साथ, हाइब्रिड सिस्टम के मामलात भी चल रहे हैं, IMF की तवक्कुआत भी हैं, ऊपर से जंग भी हमारे सर के ऊपर खड़ी है। ये गैर मामूली सूरत हाल है शहबाज साहब, इसके अंदर गैर मामूली इक़दाम चाहिए। आपको लगता है कि इस बजट का जो फ्रेमवर्क है, इससे कोई अगले साल में कोई गैर मामूली मामलात नजर आएंगे? मैं स्टॉक मार्केट देख रहा था, एक इंडिकेटर है, हो सकता है गैर मामूली इंडिकेटर ना हो सकता है मैनिपुलेटेड हो, आई डोंट नो, बट द नंबर्स लुक रियली गुड। सो स्टॉक मार्केट आपको बता रही है कि हम बड़े खुश हैं बजट के साथ। देखिए, 2 हिस्सों में बजट को देखना है। पहले जो स्टॉक मार्केट वाली बातों में पहले क्लियर करना, स्टॉक मार्केट किस चीज़ के ऊपर जाती है कि उनके ऊपर टैक्स में इजाफा नहीं हुआ, उनको एक रिड्यूस रेट के ऊपर गवर्नमेंट ने रखा, तो उनका चालू है। उनको ये खतरा था कि प्रोग्राम है IMF का है, उनकी ये स्पेशल ट्रीटमेंट खत्म ना हो जाए, तो वो उन्होंने पॉजिटिव बैंक इंटरेस्ट के ऊपर जो कि ज्यादा आया है तो वो फिर लिक्विडिटी उधर जाएगी। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, अब बजट को 2 हिस्सों में देखने की जरूरत
जरूरत है। एक है फाइनेंस डिवीजन का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का ओवरऑल फेडरल बजट, जो नंबर्स की बात है, नंबर्स क्रंचिंग, बजट का खसारा कितना है, किसको कितना मिलना है, किसको कितना नहीं मिलना, सवाए आप उसको माइनस कर दें तरक्याती बजट को, ओवरऑल नंबर्स इनके ठीक हैं। इन्होंने कोशिश ये की है कि बहुत ज़्यादा कोई लंबा खसारा ना करें, ज़्यादा कर्जे ना लेने पड़े, जितने लेने वो तो लेने हैं। इन्होंने कोई 6,500 अरब का इनका एस्टिमेट था, उसके ऊपर अगर आपने देखा हो खबरों के अंदर, आपको प्रिंट के अंदर उस तरह का क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा कि इन्होंने कुछ गलत चीज़ यहाँ पे कर दी। एक दो चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस है, जो गवर्नमेंट होती है हम उतना उसको इग्नोर कर देते हैं। जो असल प्रॉब्लमेटिक पार्ट है वो टैक्सेशन है। टैक्सेशन में हुकूमत ने अपनी पॉलिसी डायरेक्शन देनी है। दो गोल्स हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, जिसको वो बेतहाशा उसको प्रोपेगेट भी करते हैं और जेन्युइन इस पे बिलीव भी करते हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने इकोनॉमी को डिजिटाइज करना है, ये मेरे मुल्क के अंदर टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा है, इनको कैश इकोनॉमी से बाहर निकालना है। जो इकदाम किए हैं वो सारे एंटाई इन्होंने डिजिटल कर दिए हैं, लोगों को कैश इकोनॉमी की तरफ और ज्यादा दिखेल रहे हैं। किस तरह बताएं? फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो डिजिटल मार्केट प्लेसेस हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। हमारे जो छोटे छोटे जो आपके बिजनेसेस हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके कुछ चीज बेचते हैं, एक मोटरसाइकिल वाला, लो मिडिल इनकम ग्रुप जो समटाइम इसमें पॉवर्टी के लेवल के अंदर होता है, वो मोटरसाइकिल के ऊपर जाके आपके घर में एक चीज डिलीवर करता है, उसको शहबाज, ये सोर्स से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसके ऊपर टैक्स तो लगेगा ना? राइट सोर्सेज आप उस साइड पे क्यों जा रहे हैं? इन्होंने इनकम टैक्स के अंदर कितनी ऐसी एग्जम्पशंस हैं, 5,800 अरब रुपए की तारीखी टैक्स लॉसेज हैं इस साल के, जिसमें सिर्फ इनकम टैक्स के 540 अरब रुपए के। ये जरा रकम दोबारा दोहरा के कौन लोग हैं वैसे आज? देखिए, इसमें बहुत सारे जेन्युइन भी हैं, जैसे पेट्रोलियम, खैर उस तरीके से एग्जम्पशन की कॉस्ट में जीएसटी है पेट्रोल के ऊपर, लॉ के अंदर दिया हुआ कि 18% हुकूमत ने जीरो रखा हुआ है, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा पेट्रोलियम लेवी में ले रहे हैं, लेकिन चूंकि कानून के अंदर क्लॉज है तो आपको देना पड़ता है। फिर बेतहाशा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंटिटीज हैं, बार्स हैं, उनको इनकम टैक्स की एग्जम्पशन 111 ठीक है, 111 आप बड़े बड़े लोगों, अच्छा मैंने 111 कहूंगा तो क्या 111 नहीं है? 111 नहीं होता सर, 112 के लिए 110 मैंने तो नहीं नंबर बनाया। नंबर्स की बात आप कर रहे थे, ये जो नंबर्स हैं, शहबाज राना साहब से मैं इख्तलाफ करूंगा। ये कहते हैं कि ये नंबर्स जो है ये बेहतर है नंबर। आप पाकिस्तान का पिछले 15 साल का बजट उठा लें, 15-16 साल का, जब से NFC अवार्ड हुआ है, एक दफा भी पाकिस्तान का जो बजट डेफिसिट है वो 5.5-6% से कतन कम नहीं है। अब डिपेंडेंस ज्यादा क्या है, सूबों के ऊपर है कि सूबे सरप्लस जनरेट करेंगे। तो जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, मुझे बताएं, राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट, वो आपने इतनी बातें कर दी, एक्सरसाइज की है, 40 मिनिस्ट्रियां और वो उन्होंने डिवीजन जम करनी है, वो क्या है वो कर रहे हैं? वो देखे ना, उसके रिजल्ट कोई नहीं नजर आ रहा, बजट के अंदर शहबाज को भी पता है, वज़रा को बुलाते हैं, इस तरह नहीं होती राइट साइजिंग, क्या आप बुला के उनसे कंसल्टेड, वज़रा ने सीधा सीधा कहा है कि भाई हम गाड़ी और दफ्तर के लिए वजीर नहीं बने। एक एक वजीर के अंडर अगर 8-8 महकमे हैं तो उन महकमों से उन्होंने गाड़ी लेनी है, अपने लोग भर्ती कराने हैं, उनसे प्रोजेक्ट लेने हैं, वहाँ पर ठेके देने हैं, वो सब कर रहे हैं। और ये पूछ ले मिनिस्टर से, मैंने पूछा है 2 दफा इनके सामने, वो खामोश हो गए। तो राइट साइजिंग आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में इतनी जल्दी वो तो फाइनेंस सेक्रेटरी ने बता दिया ना आज, कि जब एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया सेविंग कितनी, आपने इतना शोर किया हुआ है, उन्होंने कहा कि जो कुछ पोजीशन हमने एबॉलिश कर दी है उसी की हद तक सेविंग है, बाकी कुछ नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर के सामने फाइनेंस डिवीजन ये बात कह चुका है कि इस एक्सरसाइज से कुछ नहीं निकलना। दूसरा सर, बजट के अंदर कुछ कंट्राडिक्शंस भी हैं ना। देखें आप, पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ये प्रोपेगेट करते रहे कि हम सोलराइजेशन को प्रमोट करेंगे, पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, लेकिन आपने फिर सोलर पैनल्स की इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया। आप मुकामी लोगों को हमने तरक्की देनी है सर, आप लोगों को खेल रहे हैं कि महंगी बिजली खरीदें उनकी बाद में गन पॉइंट। चेयरमैन FBR बजट से पहले और पावर डिवीजन डिनाई करते रहे कि हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, ये तो क्रेडिबिलिटी है। फिर ये है सर कि सैलरी के ऊपर यकीन क्या कहे पे यकीन न किया करें, लिखा हुआ आ गया ना जी, आप उन्होंने टैक्स लगा दिया। स्पीकर, सेनेटर और बाकी लोगों की सैलरीज में इंक्रीज किया गया, लेकिन अगर आप देखें सब्सिडी, उसमें कोई 192 बिलियन की रिडक्शन की गई है इस साल। उसमें ज़राई ट्यूबवेल्स हैं, उसमें रमजान रिलीफ पैकेज को उड़ा दिया गया है। रमजान रिलीफ पैकेज दूसरी दफा कवर कर दिया PM रिलीफ पैकेज के नाम, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के लिए भी कोई अमाउंट नहीं रखी। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का आप देख लें जाकर डॉक्यूमेंट के अंदर, उसके अंदर वो रखे गए हैं अलग से, और नए बजट में जो खाद की सप्लाई है उसके ऊपर भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया। तो सब्सिडीज नॉमिनल सी जो सब्सिडीज हैं वो भी उड़ाई गई हैं, जो कि इस तरीके से टैक्सेशन की बजाय ना आप ग्रोथ को प्रमोट करें। जो टैक्सेशन हमारी है, मेरे ख्याल में 180 कंट्रीज, ये 180वें नंबर पे है जो हमारा टैक्सेशन रेट है, उसमें ना आपकी ग्रोथ हो सकती है। और साथ में आपको जो इस पूरे बजट में मुझे नजर आए हैं
पॉलिटिकल इंटरेस्ट नज़र आए हैं, वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। पॉलिटिकल इंटरेस्ट कैसे? आपने 70 अरब रुपए अरकान पार्लियामेंट की उन स्कीमों के लिए रखा है जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है, पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई, गैस की सप्लाई। बात यह है कि सियासी रिश्वत है, छोड़ नहीं सकते, ये सियासी रिश्वत है सर। देखें जब इलॉन मस्क, कमाल है, इलॉन मस्क ओवल हाउस के अंदर जाके और प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए के साथ बिजनेस डील करे और उसके बाद नासा का बंदा अपना खुद लगाने की कोशिश करे, अपनी व्हीकल जारी करे, तो मैं कहने का, मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप किस तरह कह सकते हैं कि सियासी हुकूमतें जो हैं इन मामला से निजात हासिल करें? कुछ आइन भी सर कुछ डिक्टेट करता है ना। तो अमेरिका का आइन के तो हम बड़ा कोट करते हैं। नहीं तो सर वो निकल गया ना, फिर वो इलॉन मस्क की फिर तलाक होगी ना। नहीं, तलाक नहीं हुई, वो दोबारा से बीच में बंदे पड़ गए। वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो मल्ले वाले पड़ गए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना सर, ये भी अमेरिकी अवाम के साथ जो है ना, ये जो हम कहते थे बड़े मॉडर्न हैं, बड़े मॉडरेट हैं, बड़े अच्छे हैं, तो वो भी रिवर्स गियर के ऊपर है। सर देखिए, इसमें जो बॉटम लाइन है, जो सारी डिबेट, देखिए कोई भी पॉलिसी देना हुकूमत का राइट है। हमारा काम उसको जज करना है बेस्ड ऑन आइन, कानून, जो रूल्स हैं और जो ओवरऑल आपकी जो प्रैक्टिस है, उसकी बेस के ऊपर हम चीज़ों को देख रहे हैं। हुकूमत कोई भी पॉलिसी दे, इसको ओन करे, वो उसको डिसीव करने की कोशिश ना करे। हमारा प्रॉब्लम आता है डिसेप्शन के साथ। हुकूमत का राइट है कल 100% टैक्स लगा दे। अच्छा, अब मुझे प्रोग्राम के अगले हिस्से में ज़राअत की बात करनी है, क्योंकि इसका मैं मामला समझना चाहता हूँ। हम हमेशा से ये आर्गूमेंट करते रहे हैं अपने ही फोरम से कि जी आप टैक्स क्यों नहीं लेते ज़राअत को। अब मैंने आपकी स्टोरीज भी पढ़ी हैं, हमने खुद अपने प्रोग्राम्स में आप सब ने लिखा है कि ज़राअत के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। अब जब ज़राअत का मामला हम उठाते हैं तो उसके अंदर जो किसान है वो रो रहा है, फसलें जो है वो तबाह हाल हुई हैं। तो अब आर्गूमेंट ये है जी कि इनको सपोर्ट करें, सब्सिडाइज करें, इनको उठाएं। तो इनको उठाएं या इनको टैक्स करें, ये ज़रा मामला आप मुझे अब समझा देंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। आफ्टर दिस ब्रेक एक जुमला जो हम 4-5 दूसरे जुमलों के साथ बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, जिनमें से बाज़ जुमले ऐसे भी हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है, हमारे पास कुदरती ज़खायर माला माल हैं, और जब से हमने काम शुरू किया तब से हम रेकोडेक का नाम सुन रहे हैं। साथ हम ये भी सुनते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है मईशत की, वो ज़राअत है। अब ज़राअत के जब हम नंबर्स देखते हैं ना, तमाम मोहतरमीन जो यहाँ पे बैठे हुए, तो मुझे ज़रा समझाएं कि ज़राअत अगर रीढ़ की हड्डी है तो वो रीढ़ की हड्डी को दीमक क्यों लग गया है, और रीढ़ की हड्डी में से क्या हमने टैक्स और लगाने चाहिए इन हालात में? अगर नहीं लगाने तो उनको सब्सिडाइज करें तो क्या करें ज़राअत के साथ? देखिए तल्ला साहब, इसके अंदर ज़राअत जो है उसका 24% GDP में कंट्रीब्यूशन है और बहुत बड़ा सेक्टर है, और रोज़गार रूरल एरियाज़ में सबसे बड़ा सोर्स ही है। हालत ये है कि हम एनुअली $8 बिलियन की फूड इंपोर्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वीट। पिछले साल $8 अरब की इंपोर्ट की गई है और आने वाले वर्षों में इसमें इजाफा होगा, नंबर हो सकता है दुगना हो जाए। तो हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, लेकिन हम डिपेंडेंट हैं, बाहर से मंगवा के ये चीज़ें खा रहे हैं। हमारे किसान इतने बुरे नहीं है कि यहाँ पे उनकी प्रोडक्शन नहीं है, उनको वो रेट नहीं मिलता। आप देखिए 1800-2000 रुपये पर मन उनको गंदम का रेट दिया गया, वो रुल गए हैं। उन्होंने इनिशियली तो चारा बना के वो खिला दी जानवरों को, और मार्केट में ऐसे ही होता है ना, जो फ्री मार्केट इंप्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है। देखिए, इसमें आईनी तौर पर वफाकी हुकूमत जो है वो कोई इंसेंटिव एग्रीकल्चर सेक्टर को डायरेक्टली नहीं दे सकती, सब्सिडी नहीं दे सकती, ये बड़ा क्लियर है। अगर ज़राअत को प्रमोट करना है तो सूबे करें। सूबों के पास कैश सरप्लस है, तमाम सूबों के पास इंक्लूडिंग बलूचिस्तान, इनके पास कैश सरप्लस है। वफाक 6500 अरब रुपए का खसारा अगले साल भी करने जा रही है, एक चीज़। दूसरा, जहाँ तक टैक्सेशन की बात है, टैक्स का एक बड़ा सिंपल एक असूल है कि, और जो अभी नए टैक्स लॉज जो है वो पास किए हैं प्रोविंशियल असेंबलीज में, जिसको इम्प्लीमेंट करने की कोई उसकी नीयत नहीं है। और जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास हुआ था उसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि IMF से बात करके इसको हटाएं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि ज़राअत में नुकसान है, बहुत बुरी फसलें मुतासर हुई हैं, तो नुकसान के ऊपर तो आमदन के ऊपर टैक्स नहीं लगता। आप टैक्स को रोल आउट करें, उसको इंप्लीमेंट करें, जिसका जो बनता है ड्यू शेयर वो दे, नहीं बनता तो मत दे। हमें कुछ चीज़ों पर क्लैरिटी ले लेनी चाहिए। ज़राअत के ऊपर हमें वफाकी हुकूमत को गाली नहीं निकालनी, ज़राअत के ऊपर हमें वफाकी हुकूमत को अकाउंटेबल नहीं ठहराना, सवाए उन चीज़ों के जहाँ पे वो पॉलिसीज पे, क्योंकि सूबों के पास चला गया पैसा देना, सूबे दें जितना मर्जी दें। गो अहेड सर, हमें कंफ्यूज है, हम फ्री मार्केट इकोनॉमी चलाना चाहते हैं या कम्युनिस्ट लेड इकोनॉमी चलाना चाहते हैं? पहले ये क्लैरिटी जो है बड़ी जरूरी है। हाइब्रिड नहीं चल सकती सर। उसकी वजह ये है, उसकी वजह चल रही, वो वहां पे तो पॉलिटिकल साइड पे की बात नहीं कर रहा, मैं तो उस साइड की बात, वहां पे तो चल सकती है। इकोनॉमी की साइड पे आपको सिग्नलिंग जो है वो ठीक करनी है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल्कुल होना चाहिए। ठीक, उसकी वजह ये है कि अगर आप सैलरीड क्लास से आप 6 लाख रुपए से ज्यादा इनकम कमाने वाले से टैक्स ले सकते हैं,
तो भाई जो 6 लाख रुपए वहां पे ज्यादा बना रहा है उससे भी टैक्स ले। लेकिन ये सॉरी कल्टिवेटेड लैंड जो डॉक्यूमेंटेड है सर, और कितना रिलायबल ये डॉक्यूमेंटेशन, हमें क्या पता किस फार्म के ऊपर क्या हो गया। आप कहीं से स्टार्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा ना। प्रॉब्लम ये है सर पहले भी तो लगा हुआ है ना। नहीं सर, मसला ये आने है की सूरत में तो वो सारा डेटा इनकम जनरेट कर रहे हैं। डेटा तो है ना। सारा प्रॉब्लम ये है सर कि मैकेनिज्म इवॉल्व किया जा सकता है अगर आपकी नीयत के अंदर हो। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखें, इस हुकूमत की एक तारीफ भी बनती है जो कि मैं समझता हूं कि बड़ी ज्यादती होगी अगर मैं ना करूं। IMF के डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा हुआ था कि फर्टिलाइजर पे 5% से 10% करेंगे और पेस्टिसाइड्स पे 5% FED लगाएंगे। वो इन्होंने नहीं होने दिया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी के ऊपर जाएं। एग्रीकल्चरस जो है जो चीज़ बोएं यहाँ पे और पैदावार करें, उसको मुल्क के अंदर बेचें या मुल्क के बाहर बेचें, उन्हें इजाज़त होनी चाहिए। और अगर कोई चीज़ इस मुल्क के अंदर कम है तो उन्हें लाने की इजाज़त दी जाए। ये जो डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट नहीं है, प्रोक्योरमेंट प्राइस है, उसके अंदर खांचे हैं। बहुत है सर मैं खांचे वांचे जो है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट बात करूंगा। इकानमी पे आपने उस पर फ्री इकानमी की बात कर ली, मुझे इसमें भी सियासत नज़र आती है। आप आज तक एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आपकी पार्लियामेंट में जो लोग ताकतवर लोग बैठे हैं वो जागीरदार बैठे हैं। आसिफ जरदारी है, टैक्स तो लग गया ना अब। सर अब किसने लगाया? डंडे से लगाया ना IMF ने। लेकिन मैकेनिज्म भी नहीं बना उसको। उन्होंने आपने देखे ना, शहबाज शरीफ ने जाके MD जो IMF की थी, और अगर हमें वीडियो ना दिखाई हो, मुझे लगता है उन्होंने पाँव भी पकड़े हैं उनके, जो 2-3 मुलाकातें की। आप वो खुद आप ये मुहावरतन कह रहे हैं, मुहावरतन कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि जी हमसे नाक रगड़वाई है उन्होंने। ये भी मुहावरतन कह रहे हैं तो नहीं है, उन्होंने खुद कहा। ये मुहावरतन कह रहे हैं, ये वजाहत जरूरी है ना कि बाद में। अब इशू क्या है? आपको इंटरेस्टिंग बात आपको पता है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट किस पे बुनियाद करती है? टेक्सटाइल पे, कॉटन पे। इस साल कॉटन की 31% डिक्रीज हुई है प्रोडक्शन जो है। क्यों डिक्रीज हुई है आपको पता है? गन्ने की वजह से। गन्ने की 100 मिले हैं। किसकी मिले हैं? आसिफ जरदारी के मिले हैं, शहबाज शरीफ की मिले हैं, नवाज शरीफ की मिले हैं। इस वक्त इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं हारून अख्तर और हुमायूं अख्तर, उनकी मिले हैं। आप मुझे बताएं, जब आप गन्ने को प्रमोट करेंगे, आपकी सियासत पे, आपकी हुकूमतें गिराने और बनाने पर शुगर इंडस्ट्री का कितना रोल है आप भी जानते हैं, ये सब लोग हम जानते हैं। तो आपको एग्रीकल्चर को आप फिर क्या करेंगे जब यहाँ भी आपकी सियासत? क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम यू सर। एग्रीकल्चर के ऊपर आप देखें कि अगर इसकी पोर परफॉर्मेंस होगी तो ओवरऑल GDP पे इसका इम्पैक्ट आएगा। अभी 4.2% टारगेट सेट किया है, लेकिन आज ही जो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है कि 33.6% ग्रोथ होगी अगले साल। और टैक्स के नंबर जो हैं उस पर भी उन्होंने एग्री नहीं किया कि ये भी इतने कम, इसमें भी शॉर्टफॉल का सामना हो सकता है। तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करना ज़रूरी है। उसके लिए जो टैक्स वसूली है उसके अंदर जो जागीरदार हैं उनसे टैक्स लेना होगा, और जो छोटे फार्मर्स हैं उनको सहूलत देनी होगी ताकि ये जो एग्रीकल्चर है ये अपना काम करे और हमें इम्पोर्ट ना करनी पड़े चीज़ें। ये जो देखने वाले होंगे वो कह रहे हैं कि शकील ने वो बात की है, ये तो ना करने वाली गल हुई। लेकिन ये असूली बात आपने दुरुस्त कर दी। आप चारों का बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।